आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। ये न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, जिसमें कहा जाए फेज फर्स्ट जो है मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। फेज सेकंड जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है और फेज थर्ड में मैंने 4 फरवरी वाला पेपर, 8 फरवरी वाला पेपर, 9 फरवरी वाला पेपर ये तीनों कंप्लीट कर लिया है। अब आपको स्टार्ट होने वाला है जो आपको 11 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, इसके क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं। ऐसे ऐसे करके हम कुल मिलाकर 125 सेट को आपके सामने रखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना और बीच में क्लास को छोड़कर कोई भी मित्र नहीं जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखते हैं। कौन सा? तो 11 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम आपके सामने रखते हैं। देखिए मित्र, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट लिखा है 11 फरवरी 2021, टाइम लिखा गया है 10:30 से 12, यानी प्रथम पाली का ये पेपर है 11 फरवरी 2021 का, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये दिया गया था। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। पढ़ा करेंगे मित्र तो दिखेगा नहीं, इतने पे ही आप देखने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम क्या है, बताने की कोशिश करें सभी मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल, उसके मध्य में आएगा मध्य पाषाण काल और लास्ट में आएगा आपका नवपाषाण काल। यानी बात करें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। देखिए मित्र, अगर आप इसका क्वेश्चन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो कहा जाए बहुत अच्छी बात है। यानी इससे क्वेश्चन जो है आना तय होता है। तो आप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरे को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है कि भारतीय इतिहास के काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है कहा जाए, और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, उन्हें प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए यहाँ अच्छे से समझाया गया है कि प्राचीन काल का इतिहास 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला जो है ये प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है ये ऐतिहासिक काल। जिसमें बात करें मित्र प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें कहा जाए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बात करें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो याद रखना प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो है ये उपलब्ध है। उदाहरण के लिए आप पाषाण काल ले सकते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में मित्र लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, यानी लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है। यानी लिखित साक्ष्य जो मिला तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, यानी पढ़ा नहीं जा सकता है, उन्हें कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। उदाहरण के तौर पर लिख लें तो हो जाएगा सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें लिपि जो मिली है उसे पढ़ा नहीं गया है। मिला तो है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, बट उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब आ चुका है आपका ऐतिहासिक काल, जिसे पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण है। यानी इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी जा चुका है, उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसमें मिला हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो उन्हें आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, और जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य मिला ही ना हो उन्हें प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर यहाँ देखिएगा, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यह समय अवधि लिखी गई है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल जब आपका पेपर 2021 में हुआ था 11 फरवरी को, उस समय का ये करंट अफेयर था। फिर भी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा।
फोर्ब्स 2020 सूची के अनुसार विश्व के सर्वाधिक श्रमिक प्राप्त करने वाली महिला एथलीट कौन है? नेटवर्क के संबंध में तो याद रखना नाओमी ओसाका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उस समय का ये करंट अफेयर में इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि उस समय का करंट अफेयर नहीं आएगा। मैंने करंट अफेयर क्वेश्चन को स्किप इसलिए नहीं किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि करंट के क्वेश्चन जो है कितने आने वाले हैं। आप गेस लगा सकते हैं कि उस समय इतने क्वेश्चन करंट के आए थे तो अब इतने आने की चांस है, मुझे इतना करंट अफेयर पढ़ना होगा। इसके लिए मैं कहा जाए इसलिए मैं ये करंट के क्वेश्चन जो है तब के स्किप नहीं कर सकती क्योंकि आपको देखना है कि करंट के क्वेश्चन जो है कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने थर्ड है यानी तीसरा क्वेश्चन है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं पाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है ये क्या है? फील्ड हॉकी है। विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक हॉकी भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है ये कबड्डी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है ये वॉलीबॉल है। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप में। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप में स्थित है तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे भी पढ़ लीजिएगा कि बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। कहा जाए यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था, तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। यानी जब ये ज्वालामुखी फटा था 28 मई 2005 को, तब से इसमें कहा जाए लावा जो है ये निकल रहा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियम से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन? बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शायद ये रीजनिंग का क्वेश्चन क्रॉप हो गया है, इसे स्किप कीजिएगा मित्र। नेक्स्ट है, इससे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए वेलेस्ली, जिनका शासन जो है ये भारत में कब तक रहे तो 1798 से 1805 तक ये वेलेस्ली जो है ये भारत में रहे, ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक जो है ये कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, यह आपको याद रखना है। फिर आ चुका है आपके सामने उस समय का करंट अफेयर। फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री जो है ये नियुक्त किया गया? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहा होगा क्योंकि ये तो सभी को पता होता है कि वित्त मंत्री जो ये कौन है। तो याद रखना अब भी वही है, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है कि नहीं, तो निर्मला सीतारमण को बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए उस करंट अफेयर भी एक्सप्लेनेशन इसका भी पढ़ लीजिएगा कि 31 मई 2019 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था। भारत के वित्त मंत्री भारत सरकार में एक दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री होता है। उसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 3 घंटे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे पढ़िएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,403 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है और यह पृथ्वी की परिक्रमा जो है ये 27 दिन 3 घंटे में पूरा करता है। वो अपने अक्ष कहा जाए 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल को क्या कहा जा सकता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो ससंजक जो बल जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल होता है। आसंजक बल तो जो नहीं किन्हें कहा जाता है, तो ये विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया? फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉब और एलिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बॉब्स और एलिस जो है ये कहा जाए रोबोट थे जिन्हें बंद कर दिया गया है। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों बंद किया गया जान लीजिएगा। यहाँ लिखा गया है कि फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेस्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट बॉब और एलिस को बंद कर दिया। दरअसल फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बात करने के लिए कमांड दिया। थोड़ी देर में दोनों ने किताब और गेंद के बारे में बातें की। उसके बाद अचानक से बॉब और एलिस आपस में एक ऐसी भाषा में बात करने लगे जिन्हें वे केवल कहा जाए उन्हें दोनों समझ सकते थे। उनकी बातें वो समझते, यानी बॉब और एलिस जो है आपस में ही दोनों बातें करने लगे, कोई दूसरा नहीं समझ इनकी बातों को नहीं समझ पाया, इसलिए इन्हें बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रही हैं जारवा बिल्कुल सही बता रहे हो। जारवा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जारवा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है जो अभी भी पाषाण युग में जी रही है। वर्तमान समय में इनकी संख्या जो है ये 250 से लेकर 400 तक अनुमानित है, जो अत्यंत कम है। यानी कहा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी और इसकी भाषा जो है ये हिंदी हो जाएगी। निकोबारी तमिल, बांग्ला और मलयालम और तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू जो है ये क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का एक खेल है। जलीकट्टू जो है ये जलीकट्टू जो है मित्र ये तमिलनाडु का एक लोकप्रिय खेल है जिसमें बैल को जो है ये काबू किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जलीकट्टू तमिलनाडु के 400 वर्षों से भी पुराना पारंपरिक खेल है जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इस खेल में बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसा कर रखे जाते हैं और फिर उन्हें कहा जाए भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग जो है सींगों को पकड़कर उनको काबू में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है?
तो सभी को पता है कि क्लोरोफिल जो है ये हरे रंग का कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि शैवाल पराया, पर्ण रहित, युक्त संवहन, उतक रहित, आत्मपोषी एवं सेल्यूलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। शैवाल एक जलीय पौधा है जो समुद्र में उगता है। क्लोरोफाइटा या हरा शैवाल विभिन्न माप और आकार के होते हैं। कुछ हरे शैवाल एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शी होते हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी और कुछ कैरोटीनाइड पाया जाता है। कहा जाए कुछ में कैरोटीनाइड जो है ये पाया जाता है। ये तो पाया जाता है क्लोरोफिल ये बी, और कुछ में कैरोटीनाइड पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी कर रखा है किन जनजाति ने, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट हो जाएगा छिप्पी समुदाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं छिप्पी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है जिसका श्रेय राजस्थान के छिप्पा समुदाय को जाता है। छिप्पा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं। छिप्पा शब्द नेपाली भाषा से 2 शब्दों से छी अर्थात डाई करना और पा अर्थात धूप में सुखाने से मिलकर बना है। इस समुदाय के लोग राजस्थान में पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया जो है ये लोकगीत और ये कहा जाए नृत्य जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थान है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कालबेलिया नृत्य कहा जाए कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। नृत्य इसकी संस्कृति एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह है जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है ये भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है। यह जो है शुरू कब हुआ गया? तो याद रखना 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ोदरा जो कि गुजरात में है में देश के पहले विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस विश्वविद्यालय का संस्थान को वित्त पूरी तरह से रेल मंत्रालय करेगा। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। चीन और रूस के बाद रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला विश्व का तीसरा देश भारत बन चुका है। यह आपको याद रखना है। करेंट अफेयर है 2014 का, यानी पूरा बहुत पुराना करेंट अफेयर पूछा गया है, यानी 2014 का 2021 में पूछा गया। फिर भी आपको बताना है उस समय करेंट अफेयर हुआ करता रहा होगा, लेकिन इस समय तो ये जीके बन चुका है। 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताइए। यानी 2014 में किन्हें सारंगी के लिए कहा जाए सारंगी वादक हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मोइनुद्दीन खां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
लेकिन पढ़ लीजिएगा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उस्ताद मोइनुद्दीन खान भारत के एक प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। यह राजस्थान राज्य से हैं। उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य जो है ये क्या है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अभिगम, समानता और गुणवत्ता, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। स्वयं योजना का मुख्य लक्ष्य जो है मित्र ये शिक्षा का अभिगम, समानता और गुणवत्ता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं एक पहल है जो कहा जाए तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार द्वारा सभी को उन्नत शिक्षा, हाई स्कूल और कौशल को कवर करते हुए एक वेब पाठ्यक्रम में एक समन्वित मंच को मुफ्त प्रवेश करने की एक पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिएगा पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी बात करें तो इधर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि बहादुर शाह द्वितीय का जन्म जो है ये 24 अक्टूबर 1775 में हुई थी और इसका मृत्यु जो है 7 नवंबर 1862 में हुई। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल जो है 1837 से 57 तक रहा, यानी पूरे 20 वर्षों तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय एक कवि, संगीतकार एवं शायर था और राजनीतिक नेता के बजाय ये सौंदर्य अनुरागी व्यक्ति अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कहा जाए सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरपर्सन नीता अंबानी नेशनल ओलंपिक समिति से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नीता अंबानी भारत से इस संस्थान में एकमात्र सदस्य हैं और इनकी नियुक्ति जो है उनके 70 साल होने तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे लॉर्ड लिंटन बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण जो है ये रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिंटन भारत का वाइसराय था। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना जो है यह कब की गई थी। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना जो है ये कब की गई थी। याद रखना दिसंबर 1970 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि दिसंबर 1970 बिल्कुल सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना जो है ये 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय के बाह्य भाग को कहा जाता है। हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। याद रखना हिमालय के बाह्य भाग को
शिवालिक भी कहा जाता है। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह लुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा है। पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रमशः जो है डफला, अबोर, मिरी और मिसमी, ये जो है ये अलग अलग बिखरी हैं। कहाँ हिमालय शिवालिक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पूरब से पश्चिम में इस तरह कहा जाए अलग अलग बिखरी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो उस कोण की माप को क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पूछ रहा है यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए उस कोण के माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समान रहती है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, यदि किसी कोण की भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाती है तो उस कोण के माप जो है ये समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप जो है अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रहता है। यानी कौन सा जीव है जो अपने परिवेश या अपने वातावरण के अनुसार जो अपने रंग को बदल लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, तो वह कौन सा जीव है। तो याद रखना गिरगिट इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा गिरगिट के शरीर में फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक परत होती है जो उसे माहौल के हिसाब से रंग बदलने में मदद करती है। फोटोनिक क्रिस्टल की परत जो है प्रकाश के परावर्तन को प्रभावित करती है, जिससे गिरगिट का रंग जो है ये बदलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो है ये क्या हैं यह आपको बताना है। चलिए 2 ही ऑप्शन में बताइए क्या हो जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ लिखे गए हैं, 2 ऊपर लिखे गए हैं। तो याद रखना अनुप्रस्थ तरंगे जो है उन तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। तो याद रखना इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों की संचालन की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे जब माध्यम के कण तरंगे के संचारण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगे किन्हें कहते हैं, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करें तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जैसे ध्वनिकी तरंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना विनियमन अधिनियम 1773, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी विनियमन अधिनियम 1773 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है यह आपको बताना है। याद रखना वंदे भारत एक्सप्रेस इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे पढ़ लीजिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड एवं पहली बिना इंजन की ट्रेन है। ये पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। इसे सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई द्वारा 18 महीने की अवधि में भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है ये डिजाइन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष जो है ये बताना है आपको। स्थापना वर्ष फिर खाली स्थान दिया गया है, में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। याद रखना 2017 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन हेतु नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी यानी एनटीए का गठन जो है ये किया। इसकी स्वीकृति नवंबर 2017 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है ये कैबिनेट द्वारा की गई थी। इस एजेंसी के गठन का उद्देश्य जो है ये शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार करना था। नेक्स्ट उस समय का ये करंट अफेयर है कि इनमें से किस देश में अक्टूबर नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भूमिका जो ये कौन करेगा, तो किसने किया था? थाईलैंड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। ऑप्शन ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए मित्र क्वेश्चन की संख्या जो है मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि आपको पता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस होता है, जिसमें इस पेपर में मैथ और जीके और कहा जाए रीजनिंग जो ये मिक्स दिया गया था, तो बीच बीच में उसके क्वेश्चन आते थे। इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन को जीके और जीएस के क्वेश्चन को क्रॉप करके एक अलग से पीडीएफ बना ली है ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और इसकी पीडीएफ जो हम आपको आसानी से दे पाएँ। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता आपको नहीं करनी है और क्वेश्चन की संख्या पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए थे तो मैंने क्रॉप करके क्वेश्चन की संख्या को हाइड कर दिया है और आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रख रहे हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे जो क्वेश्चन हो। आप इससे अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि करंट के क्वेश्चन जो है कितने आते हैं। लिखा गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके निर्देशन कहा जाए दिशा निर्देशन में की गई थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जे भाभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में सन 1945 में स्थापित हुआ। यह उच्च शिक्षा की महानतम भारतीय संस्थाओं में से एक है। यहाँ मुख्यतः प्राकृतिक कहा जाए विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। यह मुंबई के कोलाबा क्षेत्र के समुद्र के किनारे स्थित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई जो है ये क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई जो है ये वाट होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले पढ़ लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। शक्ति का इकाई मात्रक जो है ये वाट होता है, अर्थात जूल प्रति सेकेंड होता है। किसी मशीन द्वारा स्थानांतरित की गई शक्ति को हॉर्स पावर अथवा अश्वशक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है कि कुमार मंगलम बेड़ा समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो याद रखना कारपोरेट गवर्नेंस इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया है मित्र, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कौन सी समिति जो है ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उस समय का करंट अफेयर कि अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बात करें ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि पृथ्वी टू मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु क्षमता संपन्न है। यानी बात करें पृथ्वी टू मिसाइल की, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता सतह से सतह पर 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है, ताकि केवल वही इसे पढ़ सकें और संसाधित कर सकें जिनके लिए यह बनाया गया है। इनमें डेटा के एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो कौन सा है? तो याद रखना क्रिप्टोग्राफी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा, आप कोई फायदा मिलेगा कि क्रिप्टोग्राफी मूल रूप से एक प्रकार की कूट लेखन है। इनमें भेजे गए संदेश से जानकारी को सांकेतिक शब्दों में लिखा जाता है या बदल दिया जाता है, जिसे भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सकता है या खोल सकता है। क्रिप्टोग्राफी का संबंध कहा जाए वह डेटा की सुरक्षा, उससे संबंधित विषयों विशेषकर एन्क्रिप्शन से होता है। इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन किया जाता है जो इसे हैक होने से बचाता है और इसका गलत प्रयोग होने की आशंका नहीं रहती है। एन्क्रिप्शन जो है एक ऐसी तकनीकी है जो फॉर्मेशन को एक अपठनीय यानी जो पढ़ा ना जा सके कोड भाषा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी बिहार और गाजा बंगाल और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने की दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1765 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे। दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश सबसे पहले खासी प्रवासी जनजातियों के संपर्क में जो है ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, कहाँ किया गया था आपको बताना है। याद रखना आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित करती है? किससे संदर्भित करती है पीली क्रांति, यह आपको बताना। जो भी मित्र बता रहे हैं कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही बता रहे हो। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन में वृद्धि से है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2019-20 में 34.19 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस समय का करंट अफेयर है, फिर भी आपको बताना है कि वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में संदर्भित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती हैं? जैतून की शाखाएं जो है यह क्या प्रदर्शित करती हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना पूरे विश्व में शांति इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर को यानी कहा जाए 20 अक्टूबर 1947 को जो है स्वीकृत किया गया था। ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफेद रंग के विश्व के वृत्ताकार मानचित्र को दर्शाया गया है, जो जैतून शाखाओं के हार द्वारा घिरा हुआ है और जैतून की शाखाएं विश्व में शांति का प्रतीक है, यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है। वीआर का पूर्ण रूप जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि वीआर का पूर्ण रूप जो है ये वर्चुअल रियलिटी है। यह एक कृत्रिम वातावरणीय दृश्य है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस कृत्रिम दृश्य या वातावरण को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि ये 3D दिखता है और हम 3D दुनिया की तरह महसूस जो है ये कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय देश जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि तुर्की जॉर्जिया अंतर महाद्वीपीय देश है। तुर्की के इस्तांबुल शहर को एशिया और यूरोप के बीच का पुल जो है ये समझा जाता है। तुर्की के कुल 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में से 23,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो यूरोप का हिस्सा है। जॉर्जिया का भी लगभग 2,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा यूरोप में गिना जाता है। ऐसे देश जिनके क्षेत्र 2 महाद्वीप पे पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कहा जाए अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। तो मित्र, ये जो पेपर था, ये जो सेट था 11 फरवरी 2021 में, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, यानी जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए मित्र, यहाँ मैंने फेज फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके को। फेज सेकंड जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है और फेज थर्ड जो है ये भी कंप्लीट हो चुका। अब आपका स्टार्ट होगा फेज फोर्थ, जो कि 15 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा। और अब आपका स्टार्ट होगा 15 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर।